अमरावती शहर व जिले सहित महाराष्ट्र के अन्य कई शहरों में अपना अस्तित्व रखने वाली प्रहार जनशक्ति पार्टी की मध्य प्रदेश के चुनाव में भी एंट्री हो गई है। मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए भैंसदेही निर्वाचन क्षेत्र से प्रहार जनशक्ति पार्टी ने राहुल चौहान को अपने अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है, जिनका प्रचार करने के लिए प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू व उनके सहयोगी विधायक राजकुमार पटेल खुद भैंसदेही क्षेत्र के तूफानी दौरे कर रहे हैं। चंद्रबाजार नगर परिषद के पूर्व भाजपा पार्षद गोपाल तिरमारे ने आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू को लेकर काफी सनसनीखेज आरोप लगाए। इस पत्रवार्ता में गोपाल तिरमारे ने कहा कि खुद को किसानों का मसीहा बताते हुए विधायक बच्चू कडू सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं और जनता व सरकार के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसके साथ ही विधायक बच्चू कडू द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों के खिलाफ आगामी 30 अक्टूबर को जिलाधीश कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिवसीय अनशन किए जाने की जानकारी भी इस पत्रवार्ता में दी गई। विगत कुछ दिनों से अमरावती शहर में कुछ पब टाइप जगहों पर डांस बार जैसी गतिविधियां चलने की शिकायत मिलने पर शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने उन सभी पब संचालकों को अपने सामने पेश होने हेतु कहा। साथ ही उन्हें स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए कि शहर में पब संस्कृति की आड़ लेकर डांस बार जैसी कोई गतिविधि चलाने को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी स्थान पर हुक्का पार्लर भी नहीं चलने दिया जाएगा। इसके अलावा सीपी रेड्डी ने अपने सामने पेश हुए लोगों से यह भी कहा कि उन्हें जिस व्यवसाय के लिए अनुमति मिली है वे उसी व्यवसाय को नियमानुसार करें और निर्धारित समय तक ही अपने व्यवसाय को खुला रखें। इसके अलावा यदि निर्धारित समय का उल्लंघन होता है तो भी पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तिवसा कृषि उत्पन्न बाजार समिति में सोयाबीन व अन्य कृषि माल की खरीदी के शुभारंभ अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए क्षेत्र की विधायक व पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि यदि सहकारी संस्था आर्थिक रूप से सक्षम होती है तो इसका सीधा किसानों को लाभ होता है। ऐसे में संचालक मंडल व किसानों को भी व्यापारिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। युवा सम्मेलन पार्टी के शहराध्यक्ष संजय हिंगासपुरे द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि जिले की सांसद नवनीत राणा ने अमरावती जिले के दिव्यांगों को केंद्र सरकार की एडीपी योजना अंतर्गत उनकी जरूरत का साहित्य मिलने के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले के समक्ष सतत प्रयास किए, जिसकी बदौलत जिले के प्रत्येक तहसील क्षेत्र में रहने वाले करीब 15,000 दिव्यांगों हेतु आवश्यक रहने वाले साहित्य मंजूर हुए हैं, जिनका वितरण आगामी सोमवार 30 अक्टूबर को सुबह 11 से 4 बजे तक संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में सांसद नवनीत राणा के हाथ होगा। कोणताही आमदार आणि खासदार पूर्ण जिल्ह्यामध्ये तो लावत नाही। एखाद्या ठिकाणी लावतो, इलेक्शन आलं म्हणजे लावतात, इलेक्शन संपलं की मग विसरून जातात। पण त्यांनी या वर्षात म्हणजे मागच्या 8 महिन्या अगोदर त्यांनी हे शिबिर लक्कवाईत लावलं आणि त्या तालुका वाईज लावून त्याची नोंदणी केली। त्या नोंदणी करून त्याचा पाठपुरावा करून त्यांच्याकडनं साहित्य मागवलं। आता अमरावती तालुक्याचा अमरावतीचं फक्त अमरावती तालुका आणि अमरावतीचं वाटप 30 तारखेला सांस्कृतिक भवन येथे वाटप करण्यात येणार आहे। त्याचे उद्घाटन ऑनलाईन श्री माननीय राज्यमंत्री रामदास आठवले साहेब हे स्वतः करणार आहे। मध्य रेलवे के भुसावल विभाग ने लेवल क्रॉसिंग गेट को बंद करने की मुहिम शुरू कर दी है। लेवल क्रॉसिंग गेट पर होने वाले हादसों के मद्देनजर शुरू किए गए इस अभियान के तहत अप्रैल से लेकर अब तक 19 लेवल क्रॉसिंग गेट को बंद कर दिया गया है और उनके स्थान पर भूमिगत मार्ग की निर्मित की गई है। भवन निर्माण मजदूरों को 2 वक्त का भोजन देने के उद्देश्य से शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना में होने वाले भ्रष्टाचार को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों और जांच में सही पाए गए तथ्यों को देखते हुए आखिरकार राज्य के कामगार विभाग ने इस योजना को बंद करने का निर्णय लिया है। साथ ही संबंधित ठेकेदारों को आगामी 1 नवंबर से अपना काम रोक देने का आदेश दिया गया है। जिले में विद्युत चोरी की घटनाओं के खिलाफ महावितरण ने कार्रवाई का अभियान शुरू करते हुए जनवरी से सितंबर इन 9 माह के दौरान बिजली चोरी के 1251 मामले उजागर किए, जिसमें से महावितरण ने 624 ग्राहकों से दंड के तौर पर 1 करोड़ 53 लाख रुपए वसूल किए। साथ ही कुछ मामलों में कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी शुरू की गई है। इस वर्ष के खरीफ सीजन के पहले नगद फसल कही जाती सोयाबीन की बाजार में आवक बढ़ गई है और बीज के लिए बाजार में खरीदार उतरने से सोयाबीन के दाम 5,000 से ऊपर गए हैं, लेकिन प्लांट के लिए खरीदे जा रहे सोयाबीन को गारंटी मूल्य की तुलना में कम दाम मिल रहे हैं। शुक्रवार को बाजार समिति में सोयाबीन को 4,500 से 4,611 रुपए दाम मिले, वहीं 22,778 बोरे की आवक दर्ज की गई। अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर विगत 18 अक्टूबर से चल रहे राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन आंदोलन में शामिल रहने वाली अमरावती मनपा के स्वास्थ्य विभाग की आशा वर्करों ने आज अपनी मांगों को लेकर मनपा मुख्यालय पर भव्य मोर्चा निकाला तथा सीटू अध्यक्ष सुभाष पांडे के नेतृत्व में मनपा आयुक्त देवीदास पवार को अपनी मांगों के बारे में ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकारने काल जी मीटिंग बोलवली होती त्या मीटिंगमध्ये चर्चा निष्फळ झाली आणि जोपर्यंत या आशा वर्करवर ऑनलाईन कामाचा जबरदस्ती सुरू आहे आणि दिवाळी बोनस मागे कबूल करून सुद्धा त्यांनी दिलेला नाही आहे,
आणि गट प्रवर्तकांनी सेविकेचा आपला सुपरवायझरचा दर्जा मिळाला पाहिजे आणि केंद्र सरकारने यांच्या मानधनात वाढ केली पाहिजे। या 4 प्रमुख मागण्यासाठी राज्यव्यापी संप आहे। आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन की प्रक्रिया को पारदर्शक व न्याय वातावरण में पूर्ण करने हेतु मतदाता सूचियों का अद्यतनीकरण शुद्धिकरण करने के लिए जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता पंजीयन अधिकारी कार्यालयों में व सभी मतदान केंद्रों पर प्रारूप यादी प्रकाशित करते हुए विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। इस अवसर पर जिलाधीश कार्यालय में आयोजित बैठक में जिलाधीश सौरभ कटियार ने कहा कि आगामी चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी नव मतदाताओं ने अपने नाम का पंजीयन मतदाता सूची में कराना चाहिए। साथ ही उन्होंने प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए बताया कि आगामी चुनाव हेतु जिले में 2664 मतदाता केंद्र रहेंगे। अमरावती शहर में डेंगू का प्रसार रोकने की दृष्टि से अमरावती महानगर पालिका द्वारा ठोस उपाय योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत मनपा आयुक्त देवीदास पवार के निर्देशानुसार शहर में जोन निहाय जन जागृति, हर घर सर्वेक्षण व कीटनाशक दवाओं की फवारनी धुवारनी करने के काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा सभी शहर वासियों से डेंगू सदृश लक्षण दिखाई देते ही तुरंत डॉक्टरों से संपर्क कर अपना इलाज करवाने का आह्वान किया गया है। स्थानीय बुधवारा परिसर स्थित मनपा की मराठी हाई स्कूल में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं का गुण गौरव कार्यक्रम आयोजित किया गया। शाला की मुख्याध्यापिका वैशाली गोरेकर की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर शाला के पूर्व मुख्याध्यापक विजय भुयार व वरिष्ठ शिक्षिका वीणा देशमुख आदि उपस्थित थे। राज्यसभा सांसद व भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल बोंडे के सुझाव पर भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष अनीता तिखिले ने महिला मोर्चा ग्रामीण की कार्यकारिणी घोषित की। इस कार्यकारिणी में जिले के विविध तहसीलों की 70 महिला पदाधिकारियों को अलग अलग पदों पर नियुक्त किया गया है। बडनेरा शहर में पानी की समस्या दिनों दिन गंभीर होती जा रही है और जलापूर्ति का समय निश्चित नहीं रहने के चलते नागरिकों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ऐसे में क्षेत्र के पूर्व पार्षद प्रकाश बंसोड़ ने जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों से भेंट करते हुए उन्हें इस समस्या के बारे में अवगत कराया। साथ ही समस्या हल नहीं होने पर जीवन प्राधिकरण के खिलाफ तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। शिक्षक महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष शेखर भोयर ने शालेय शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि आगामी 12 नवंबर को दीपावली का महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाएगा। ऐसे में दीपावली पर्व से पहले सभी मुख्याध्यापकों, शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों का नवंबर माह का वेतन अदा किया जाए। उर्दू टीचर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने आज मनपा शिक्षाधिकारी मेश्राम से मुलाकात करते हुए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उनके साथ विस्तार पूर्वक चर्चा की और उन्हें निवेदन सौंपा, जिसमें कहा गया कि मनपा शालाओं की संचय मान्यता व रोस्टर का शीघ्र समाधान किया जाए। उड़ान पुल संघर्ष समिति के अध्यक्ष शोएब खान की अगुवाई में जिलाधीश को आज निवेदन सौंपा गया, जिसमें चित्रा चौक व नागपुरी गेट के बीच बन रहे उड़ान पुल को समय पर पूर्ण नहीं किए जाने के कारण संबंधित अधिकारियों व ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। ऑल इंडिया पैंथर सेना ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए रामपुरी कैंप स्थित राधा कृष्ण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर पिंजानी दंपति पर मनुष्यवध का अपराध दर्ज करने तथा अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग की। ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के कर्मचारियों ने आज जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि उन्हें विगत जून माह से उनका वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते कर्मचारियों के परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में सभी कर्मचारियों को दीपावली से पहले उनका जून माह का वेतन ऑफलाइन दिया जाए। स्थानीय भाजी बाजार स्कूल नंबर 6 के पास विराजी विदर्भ की महारानी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की त्रिमूर्ति की भव्य विदाई आज दोपहर 3 बजे से प्रारंभ हुई। इस विसर्जन शोभा यात्रा में महिला श्रद्धालुओं की उपस्थिति विशेष उल्लेखनीय रही, जो बड़े उत्साह के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुई। साथ ही संत गजानन महाराज संस्था के सभी पदाधिकारी, विकास क्रीड़ा मंडल, गजानन युवक मंडल, छत्रपति शिवाजी महाराज समिति के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी इस विसर्जन शोभा यात्रा में शामिल हुए। माता रानी के गगन भेदी जयकारे के साथ विसर्जन शोभा यात्रा अंबागेट व राशीमल चौक से होते हुए शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरी, जहाँ पर माता रानी की भव्य महाआरती उतारी गई। इसके साथ ही जवाहर गेट के पास जवाहर दुर्गा मंडल द्वारा स्थापित की गई देवी प्रतिमा का गुरुवार की शाम विसर्जन किया गया। विसर्जन शोभा यात्रा में मंडल के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ परिसरवासी श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में समावेश रहा। जवाहर दुर्गा मंडल की देवी प्रतिमा को कौंडिन्यपुर की वर्धा नदी में विसर्जित किया गया। स्थानीय हाथीपुरा परिसर स्थित मस्जिद मिस्किन शाह मियां में आज शुक्रवार को जुमा की नमाज के बाद सामूहिक दुआ पढ़ी गई, जिसमें इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में मारे जाने वाले फिलिस्तीन के निरपराध व मासूम बच्चों के हक में दुआ पढ़ी गई। इस समय सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम बंधुओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। शहर के उद्योजक श्याम भैया की बहू व श्रीगोपाल भैया की पत्नी सीए हर्षिता भैया ने इंटरनेशनल चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। दुबई में जॉब करने के साथ ही सेल्फ स्टडी करते हुए हर्षिता ने यह सफलता प्राप्त की और वे अमरावती की पहली महिला है जिन्होंने इस इंटरनेशनल परीक्षा को उत्तीर्ण करते हुए सीएफए होल्डर बनने का सम्मान प्राप्त किया है। राजस्थानी महिला मंडल द्वारा शहर के पन्नालाल नगर के मैदान पर कोजागिरी पर्व के साथ ही गरबा रास मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न तरह के खेल खेले गए और अलग अलग कैटेगरी में विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। साथ ही उज्बेकिस्तान में जिम्नास्टिक में मेडल जीतने वाली कृष्णा भट्टड़ का सत्कार भी किया गया।
आगामी 10 से 15 नवंबर के दौरान दीपावली का उत्सव मनाया जाएगा। दीपावली के पर्व पर पटाखे फोड़ने की परंपरा रही है। ऐसे में शहर पुलिस ने सरकार व न्यायालय से प्राप्त निर्देशों का पालन करते हुए पटाखा बिक्री और आतिशबाजी को लेकर गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि धार्मिक चित्र वाले व चीनी पटाखों पर प्रतिबंध कायम है। साथ ही जिस स्थान पर पटाखे की दुकान होगी वहां से 50 मीटर के दायरे में पटाखे चलाना प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा किसी भी एक क्षेत्र में 50 से अधिक पटाखे की दुकान नहीं लगाई जा सकेंगी और दीपावली वाली रात 8 बजे से 10 बजे तक केवल 2 घंटे ही धमाके वाले पटाखे चलाने की छूट होगी। शहर के मणिपुर लेआउट परिसर में रहने वाला तेंदुआ अभी पकड़ा नहीं जा सका। ऐसे में वन विभाग के दल ने इस परिसर में अपनी गश्त बढ़ा दी है और रेस्क्यू टीम लगातार इस परिसर में अपना डेरा जमाए हुए है। वीएमवी परिसर में काफी घने पेड़ पौधे रहने के चलते तेंदुए की तलाश के लिए जगह जगह ट्रैप कैमरे भी लगाए गए। अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति के थोक सब्जी विभाग में अड़द का काम करने वाले 3 अड़द व्यवसायियों के खिलाफ किसानों से एडवांस के तौर पर अड़द की रकम काटते हुए जालसाजी करने को लेकर कोतवाली थाने में धोखाधड़ी का आपराधिक मामला दर्ज कराया गया है। 3 अड़द व्यवसायियों के नाम विनोद मांडले, सुधाकर बनारसे व आशीष उर्फ पंकज जलितकर बताए गए। राजापेट परिसर में शीरा मार्केट के पास रहने वाले करण छोकर नामक 29 वर्षीय युवक को बडनेरा में रहने वाले बॉबी व प्रेम नामक युवक ने अपने 10 साथीदारों के साथ मिलकर उसके ही घर में जमकर पीटा और फिर उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। इस घटना को लेकर दर्ज कराई गई शिकायत में बताया गया कि करीब 1-1.5 वर्ष पहले पबजी नामक ऑनलाइन गेम को लेकर करण के छोटे भाई विनय छोकर का बडनेरा में रहने वाले कुछ लड़कों के साथ विवाद हुआ था। उस समय भी बॉबी और प्रेम अपने 7-8 साथीदारों को लेकर उसके घर झगड़ा करने पहुंचे थे, लेकिन करण ने उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया था। इसके बाद 26 अक्टूबर की रात बॉबी और प्रेम एक बार फिर उनके घर पहुंचे और मारपीट करते हुए करण को चाकू मारकर घायल कर दिया। भातकुली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक स्कूल की कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली 14 वर्षीय छात्रा का दाढ़ी क्वार्टर में रहने वाले अविनाश तेलमोरे नामक 24 वर्षीय युवक ने यह कहते हुए शाला से अपहरण करने का प्रयास किया कि उक्त छात्रा के पिता का एक्सीडेंट हुआ है, उनके बचने की संभावना कम है। इस समय शाला की शिक्षिका ने समय सूचकता दिखाते हुए उक्त छात्रा की मां को फोन लगाकर तस्दीक करने का प्रयास किया तो पता चला कि अविनाश तेलमोरे झूठ बोल रहा है। वहीं छात्रा से पूछताछ में पता चला कि अविनाश तेलमोरे अक्सर ही उसका पीछा करता है, जिसकी जानकारी मिलते ही छात्रा के पिता ने भातकुली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। मोर्शी तहसील में 24 से 26 अक्टूबर के दौरान देवी विसर्जन में शामिल हुए 2 लोगों की डूब जाने की वजह से मौत हो गई। मृतक युवक खेड़ व दापुरी गांव के रहने वाले बताए गए हैं। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के श्यामनगर परिसर स्थित शिवाजी दुर्गा उत्सव मंडल में उपस्थित कार्यकर्ताओं को चाकू दिखाकर हत्या की धमकी देने वाले तड़ीपार आरोपी भैयू सुभाष सूर्यवंशी व आकाश गंदेपाक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खामगांव पिंपलगांव रोड के राहुल मोड़ पर शुक्रवार तड़के खराब एसटी बस को दूसरी बस से टोल किए जाते समय तेज रफ्तार मिनी ट्रक उससे टकरा गया, जिसमें चालक नईम शाह कयूम शाह की मौत हो गई। एसटी बस चालक अरविंद दामोदर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। जिला व सत्र न्यायाधीश क्रमांक 5 आवटी की अदालत ने 5 वर्ष पहले एएसआई से मारपीट व दुर्व्यवहार करने के मामले में पप्पू उर्फ गजानन ठाकरे व विशाल ठाकरे को दोषी पाते हुए कुल 9,250 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई और जुर्माना नहीं भरने पर 5 माह का कारावास काटने हेतु कहा। जिला व सत्र न्यायाधीश क्रमांक 4 आरवी तामनेकर ने वर्ष 2019 में गाड़गनगर थाना क्षेत्र के रेजिडेंस अकादमी के सामने हुए सौरभ गोस्वामी हत्या मामले में 3 आरोपी भाइयों गजानन मोहोड़, विजय मोहोड़ व राजू मोहोड़ को दोषी पाकर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनों को 10-10 हजार रुपए की जुर्माने की सजा भी सुनाई। इस मामले में जिला सरकारी वकील परीक्षित गणोरकर ने पैरवी की। जिला व सत्र न्यायाधीश क्रमांक 6 श्रीमती पी.एन. राव की अदालत ने 10 वर्ष पूर्व के मामले की सुनवाई करते हुए विवाहिता को खुदकुशी के लिए उकसाने वाले आरोपी पति को कसूरवार पाते हुए उसे 3 वर्ष की कैद, 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। सजा सुनाया गया मनोज वरठे नामक आरोपी पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर कार्यरत है। वहीं उसके पिता भी सहायक पुलिस उप निरीक्षक रह चुके हैं, जो इस मामले में आरोपी के तौर पर नामजद हुए थे, जिन्हें अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी किया। इस मामले में सहायक सरकारी वकील मंगेश भागवत ने प्रभावी पैरवी की। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।